हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान और आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर प्रोसीडिंग दिस टॉपिक, हमें यह पता होना चाहिए कैश आउटफ्लो क्या होता है और कैश इनफ्लो क्या होता है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसे कैश आउटफ्लो का नाम दिया गया है, और जब उस कैश आउटफ्लो से वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न उसे हम कैश इनफ्लो कहते हैं। एक बार देखिए कि जब हम कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो व्हाइल कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस हाउ वी कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मीनिंग क्या होता है? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस में फ्रेट, इंश्योरेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समटाइम वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इन सबको हम ऐड करेंगे और सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को लास्ट में लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट में क्या कॉस्ट स्पेंड हुई है, दैट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसे ही हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं। कैश इनफ्लो इसके अपोजिट, व्हाट वी एक्सपेक्ट कि कैश कितना इनफ्लो होगा। जब हम कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कैश इनफ्लो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, टैक्स सबसे लास्ट में लेस किया जाता है। इट मीन्स यू हैव डन ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे आप कैश इनफ्लो क्या कंसीडर करोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट कैश इनफ्लो? Cash flow after tax but before depreciation, because depreciation is a non-cash expense, so it will be add back in the cash inflow. क्लियर? चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती है अंडर कैपिटल बस्टिंग? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स वो होती है जो डिस्काउंट रेट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स। देयर आर टू ट्रेडिशनल मेथड्स, वन इज द पे बैक पीरियड मेथड, सेकेंड इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे पहले हम करेंगे पे बैक पीरियड मेथड। एज द नेम सजेस्ट, पे बैक, इट मीन्स how much, in how much time is required to recover initial cash outflow। कितने years के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिटर्न आपको मिल जाएगी। सपोज स्टूडेंट्स, आपने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख यू आर एक्सपेक्टिंग इवन कैश इनफ्लो की, हर साल आपको 5-5 लाख रुपए की इनकम तो होगी। अंडरस्टूड? तो इन दैट केस पे बैक पीरियड इज 4 years। How you calculate initial cash outflow upon cash flow after tax but before depreciation। Understood? अब आपके सामने 4 प्रोजेक्ट है, ए बी सी डी। एक ही प्रोजेक्ट है तो अपनी कंपैरिजन करते हैं। मैक्सिमम पे बैक पीरियड सपोज यहाँ पे 7 years था, 4 is less than 7, देन यू विल एक्सेप्ट प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जहां पे पे बैक पीरियड 8 आ रहा है, 7 और 8 से कंपैरिजन किया, 8 इज मोर देन 7, तो वो प्रपोजल आप रिजेक्ट कर दोगे। अब ए बी सी डी, इन चारों प्रोजेक्ट्स में से जिसका पे बैक पीरियड कम होगा यू विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। अंडरस्टूड? अब अपनी बात करते हैं। ये तो था इवन केस, इवन कैश फ्लो के 5-5 लाख आ रहा है। सपोज यहाँ पे अनइवन सिचुएशन अराइज हो जाए, यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्टार्टिंग ईयर्स में जो कैश फ्लो है वो कम होगा, फिर लेटर ऑन इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे सपोज पहले साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब इस टाइप से आप अनइवन है, तो इन दैट केस आप कैसे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करोगे? वेरी सिंपल, ईयर बिफोर फुल रिकवरी आप कॉम्युलेटिव कैश फ्लोज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी जब आप कॉम्युलेटिव करोगे तो उससे पहले वाला ईयर आप ले लेंगे।
अनरिकवर्ड अमाउंट अपॉन कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर कंसीडर करोगे। जब आप ये करोगे तो इससे आपके पास प्रोपोर्शन ईयर का पार्ट आ जाएगा। सपोज एज्यूम किया 3 years बिफोर फुल रिकवरी, कोई भी एग्जांपल लिया है, अनरिकवर्ड अमाउंट, सपोज कैश आउटफ्लोज अमाउंट इज 20,000, अनरिकवर्ड अमाउंट 3 years तक जो सम था वो 19,000 है, तो अनरिकवर्ड अमाउंट इज 1,000, कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर इज 3,000, तो इन दैट केस 3.33 years आ जाएगा। और सेम एक्सेप्टेंस रूल्स, इवन और अनइवन में कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम पे बैक पीरियड से हम पे बैक पीरियड का कंपैरिजन करेंगे, यदि कम है तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और 3 या 4 ऑप्शंस हैं, तो जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड होगा वो वाला प्रपोजल, वो वाला ऑप्शन आप एक्सेप्ट करोगे। अब अपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इस मेथड का ये है, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आपको ये पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना रिस्की है, इनिशियल स्टेज पे आप जज कर सकते हो। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट डजंट कंसीडर डिस्काउंट रेट ऑफ मेथड। जैसा कि अपन जानते हैं कि आज के 100 रुपए 4 साल बाद उसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं रहती ड्यू टू इन्फ्लेशन। और ये मेथड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर आज के 100 रुपए 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद 100 रुपए माने जाते हैं। अंडरस्टूड? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि बस ये कौन सा कैश फ्लो कंसीडर करता है, अप टू पे बैक पीरियड। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, इट डजंट कंसीडर दैट डाटा। क्लियर? अब अपने सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसे रिटर्न नॉन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला गया है, इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है इनकम और इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अप टू पे बैक पीरियड मेथड का कैश फ्लो कंसीडर किया जा रहा था अंडर पे बैक पीरियड मेथड, जैसा कि अभी अपन ने बात की। बट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर ऑल कैश इनफ्लोस। अंडरस्टूड? सपोज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज इनकम। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के अंदर कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ एवरेज इनकम या एवरेज फ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ एवरेज एनुअल इनकम ली जा रही है, एवरेज एनुअल इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बिकॉज एज वी आर measuring profitability so it is converted into 100। एवरेज इनकम और एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे। और सम टाइम को सिचुएशंस दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू या नेट वर्किंग कैपिटल, उसका अपने एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक स्क्रैप वैल्यू को ऐड करोगे और एक बार लेस करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, लेटर ऑन ऐड करेंगे, और नेट वर्किंग कैपिटल का कोई एडिशन हो रहा है उसको भी ऐड करोगे, और ऐसे अपनी एवरेज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एक्सेप्टेंस रूल क्या है कि आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इन ARR मेथड, इफ ARR greater than minimum rate of return then you will accept proposal। और सिर्फ एज इसमें भी आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेट या जिसका ARR रेट सबसे ज्यादा है वो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे। स्टूडेंट्स दोबारा सुनिए, ARR शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स आपने कहीं से भी फंड रेज किया है, ऑब्वियस है फंड रेज किया है तो आपको उस फंड के प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट या कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन दैट रेट ऑफ रिटर्न, तब तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। सपोज
आपको पे करनी है 10% रेट से और आपको अर्न हुआ है 11%, हो सकता है ARR is 11%, then you will accept the proposal. If ARR is 9% and minimum required rate of return is 10%, इस केस में तो आपको बिल्कुल भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन अ लॉस ट्रैप। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज तो अभी अपनों ने बात की थी कि कंसीडर ऑल ईयर्स कैश फ्लोज। इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि इट डजंट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कैश आउटफ्लो क्या होता है, कैश इनफ्लो क्या होता है, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स, पे बैक पीरियड मेथड और ARR मेथड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट you can message me, and thank you again guys. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks a lot and bye bye.